जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इग्नू BHIC 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी फ्यूचर में भी आ सकते हैं। ठीक। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपको सारे के सारे जितने भी आपके, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो और मास्टर्स करोगे बाद में, तो सारे के सारे वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगे आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। वीडियोस हमारे चैनल को आप अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड करना। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ मैं। अगर आपको चाहिए कि ये बुक फॉर्मेट में भी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करते हैं कि उनको बुक फॉर्मेट में चाहिए, इनका प्रिंट लेके दिलवा दीजिए सर। तो अगर आपको भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम फिर आपको भी भेज देंगे इसकी कॉपी। और मैं इसको एक्सपेंड और भी ज़्यादा अभी एक्सपेंड कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस एक्सपेंड होंगे मैं उसको यहाँ वीडियो में भी पढ़ाऊंगा। और अगर आपको बुक फॉर्मेट में चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको प्राइस भी बता देंगे उसका और आपके एड्रेस पे भेज भी देंगे। ठीक है। सेकेंडली, हम पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BHIC 101 का है ना, तो ये पूरा चैप्टर्स मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा भी। ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो आपको। उसके बाद इसी को हम पूरे के पूरे एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे डिटेल में। और उन चैप्टर्स के नोट्स भी चाहिए हों अगर आप हमको आपको, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट करिएगा और हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है। चलिए, इमरजेंस ऑफ राइट नोट ऑन इमरजेंस ऑफ आयरन। आयरन के इमरजेंस पे नोट लिखना है। मतलब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको ये लिखोगे कि आयरन का जब इमरजेंस हुआ तो उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया, है ना। यही आप लिखोगे तो सोसाइटी पे किस टाइप का इम्पैक्ट आता है। एक तो सोसाइटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, सोसाइटी के साथ साथ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट आता है, ओवरऑल जो कल्चर होता है समाज का उस पर इम्पैक्ट आता है। ठीक। तो इसी पूरे इन्वायरमेंट पे हम आयरन की इमरजेंस को देखेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट आया उसका। सबसे पहले तो आयरन का इमरजेंस कब होता है। आयरन का इमरजेंस अबाउट अराउंड 1000 BC के आसपास में होता है। ठीक है। और इससे पहले हम लोग यूज़ करते थे, चाल्कोलिथिक पीरियड में थे, जहाँ कॉपर और आपका स्टोन्स एक साथ होता था, उसको चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते थे। फिर ब्रॉन्ज एज कल्चर आया। ब्रॉन्ज एज कल्चर कौन सा था आपका, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ठीक है। फिर डायरेक्टली उसके बाद आ जाता है आयरन एज। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात अचानक एक दिन रात में उठे और सुबह सब कुछ आयरन का था, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत टाइम लगा होगा। इसी तरीके से पहले पत्थर पे हम डिपेंडेंट थे, है ना। पत्थर से धीरे 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 किसी ने टेक्निक डेवलप की हजारों सालों में। वहां से कॉपर को ढूंढा, कॉपर का यूज करना चालू किया, कॉपर से किसी ने ब्रॉन्ज बनाया, फिर ब्रॉन्ज से धीरे 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 करके आयरन तक पहुंचे हम, है ना। तो ये नॉलेज वन जनरेशन टू अलग अनदर जनरेशन जाती रही और हजारों साल के धीरे 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 करके इंसान आयरन तक पहुंचा। और आज भी मटेरियल्स का डेवलपमेंट होता रहता है। अब तो हम बहुत सारे जानते हैं, अब साइंस ज़्यादा डेवलप हो गई है कंपेरेटिवली पहले के। तो अब बहुत सारे एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, लेकिन उस ज़माने में आप सोच के देखो कि किस तरीके से धीरे-धीरे ये लोग आयरन तक पहुँचे होंगे, है ना? तो इसका बहुत ही, आप कह सकते हो हिंदी में लिटरल वर्ड होता है दूरगामी, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस था सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, कल्चर पे। चलो एक-एक करके देखते हैं। आयरन का जब डिस्कवरी हो गई, तो उससे कुछ एक टूल्स बनाए गए, है ना? जैसे पहले भी बनाए गए थे, ब्रॉन्ज से ही बनाए गए थे। तो जो आयरन के टूल्स होते थे, खास करके एक्सेस, कुल्हाड़ी, प्लोशेयर, आपका प्लो जो होता है, हल वगैरह, है ना? तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे। तो जो लोहे की एक्स थी, आयरन की जो एक्स थी, उससे अब फॉरेस्ट को क्लियर करना बड़ा आसान हो गया था, क्योंकि लकड़ी को बड़े आराम से काट देता था लोहा, है ना? जबकि कॉपर वॉपर से उतना बेटर तरीके से नहीं करती थी। तो अब फॉरेस्ट क्लियरेंस बहुत बेटर हो गया था, बहुत तेज़ी से हो जाता था। अब जब फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा है तो आप देखो क्या होगा, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होगी। लैंड की अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, आपके पास अब एग्रीकल्चर करने के लिए जगह हो गई, है ना। तो यही हुआ, खास करके मगध और कौशल के एरिया में क्या हुआ कि पहले ये पूरा जंगली इलाका हुआ करता, जंगल होता था। इवन वेद वगैरह में तो इनको जंगल देश भी बोला गया है। ठीक। तो जंगल जंगल था ये, तो उसको काटना चालू किया गया, लैंड अवेलेबल हो गई, है ना। उस पर एग्रीकल्चर होने लग गया, है ना। अब पहले के कंपैरिजन में आप देखो तो एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया,
पहले कहाँ लैंड एक अवेलेबल कम अवेलेबल थी और अब ज़्यादा अवेलेबल हो गई, डबल ट्रिपल हो गई। तो एग्रीकल्चर भी बढ़ गया है ना, एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ गया, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया। प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो एग्रेरियन कम्युनिटीज़ डेवलप होने लग गई, सोसाइटी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगी। एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा होने लग गया। ठीक है। और सोसाइटी में आपने देखा कि धीरे धीरे किसी के पास खेत ज़्यादा है, किसी के पास कम खेत है, उस वजह से क्या होने लग गया कि किसी के पास सरप्लस ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो आप देख रहे हो सोसाइटी में क्या होने लग गया है, हायरार्की बनने लग गई है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है करके, है ना। उस ज़माने में पैसा नहीं था, बट एग्रीकल्चर सरप्लस तो था, उसके वजह उसके वो एक तरीके से पैसा ही था। उससे वो जिसके पास ज़्यादा होगा वो कुछ और चीज़ कर सकता था, कुछ और चीज़ ले सकता था, ज़्यादा सुख सुविधा कर सकता था। जैसे आज के डेट में पैसा है वैसे उसी ज़माने में वो एग्रीकल्चर सरप्लस काउंट होता था। ठीक। इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक सोशल चेंजेस अभी डिस्कस किया हमने। चलो फिर से देखते हैं। एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो अब लोगों को, ज़्यादा लोगों को, पॉपुलेशन को, सबको खेती करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। अब कुछ लोग क्या कर सकते थे, कुछ कुछ न्यू हैंडीक्राफ्ट सीख सकते थे, कोई दूसरा ऑक्यूपेशन कर सकते थे, और चालू तो हो ही गया था। आयरन स्मिथ के तो लोग थे ही, है ना। पॉटरी, कुछ लोग पॉटरी करते थे, कुछ लोहार का काम करते थे, कुछ पॉटरी करते थे, कुछ कुछ कारपेंटर थे, लकड़ी का भी यूज़ करना चालू कर दिया था जो पेड़ कट रहे थे। इसी तरीके से और भी दूसरे आर्टिस्ट सामने उभर के आते हैं। अब ये चीज़ों का क्या होगा, एक जगह पे तो ये बन रहा है तो दूसरे जगह के लोगों को भी तो चाहिए होगा, है ना। तो जब दूसरे जगह के लोगों को चाहिए होगा तो क्या होता है, ट्रेड होना चालू होता है। तो ट्रेड भी शुरू हो गया था। तो इस तरीके से आप देखते हो बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग सामने निकल कर आते हैं हमारे। तो इससे क्या हुआ, पहले से वर्ण व्यवस्था तो थी ही थी, लेकिन उसमें जाति सिस्टम भी ऐड होता चला गया। ठीक है। कोई देखो लोहार जाति का हो गया, कोई कुम्हार जाति का हो गया, पॉटरी था तो, है ना। कोई कारपेंटर है तो बढ़ई जाति हो गई, है तो हिंदू में ही, अब उनमें भी अलग अलग जातियां हो गई। ठीक है। जैसे वैश्य में ही काउंट हो गए सारे के सारे। आयरन स्मिथ, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, कारपेंटर हो गया, या तो वैश्य में हो गया या फिर शूद्र में भी जाति का हो गया इनका इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड स्टेट फॉर्मेशन, अब देखो जब पॉपुलेशन का इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है, क्या होगा, उसको मैनेज करने के लिए एक कुछ लोग चाहिए, है कि नहीं। तो कुछ लोग चाहिए तो क्या चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। तो वो फर्दर स्टेट फॉर्मेशन को दे रहा है धीरे धीरे। पहले भी सभा समितियां होती थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे क्या हो गया, जब ट्रेड हुआ, ट्रेड कहाँ होगा, किसी एक जगह पे ही तो होगा। और जिस जगह पे होता था वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, अर्बन सेंटर बनने लग गए, सिटीज बनने लग गई, सिटीज में कन्वर्ट हो गई। इससे जो है सिटीज की मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग चाहिए थे, ट्रेड अच्छे से हो उसके लिए कुछ लोग चाहिए थे। अभी जस्टिस की जरूरत थी, कोई गलत काम ना करे, है ना। प्रोडक्शन की जरूरत थी। तो ये सब चीज़ों के लिए स्टेट के फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी था। कुछ एक इंपॉर्टेंट सिटीज़ उस ज़माने की कौन-कौन सी हैं, जैसे राजगीर थी, उज्जैन थी, कौशाम्बी थी, बनारस थी, है ना? और इन सब में आयरन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है? आयरन प्रोडक्शन वगैरह, आयरन टेक्नोलॉजी क्या होता है, आयरन प्रोडक्शन होता था। आयरन के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मेटल का काम होता होगा, मूर्तियाँ-वूर्तियाँ बनती होंगी, प्लस पॉटरीज़ वगैरह बनती होंगी मेटल की, और क्या बन सकता है मेटल का? वेपन्स वगैरह बनते होंगे, है ना? टूल्स बनते होंगे वेपन आयरन के, ठीक है? अब आयरन ने एक और चीज़ दी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ बेटर हो गई थी अब। क्योंकि वेपन्स अब बेटर बनने लग गए थे, है ना। स्ट्रॉन्गर वेपन्स बनने लग गए थे। पहले कॉपर के थोड़ा टूट फूट जाते थे, कम ताकतवर थे, बट आयरन तो एकदम स्ट्रांग होता है। तो आयरन के वेपन्स ज़्यादा बेटर हो गए। अब जिसके पास आयरन की खदान वगैरह हो, है, और तो सोच के देखो उसके पास तो एडवांटेज हो गया। इसीलिए मगध इतना आगे निकल गया, क्योंकि मगध का एरिया में ना, जो राजगीर वगैरह का एरिया, पहाड़ी वगैरह, वहाँ पे आयरन बहुत था, ठीक है। और आयरन होने के कारण ये जगह आगे निकल गई। आयरन तो आप देखो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उस ज़माने में एक्सट्रैक्शन का मेथड नहीं पता था लोगों को, यूज़ करने का मेथड उतना ज़्यादा नहीं आता था। तो उस ज़माने में मगध में एक्सट्रैक्शन ईज़िली अवेलेबल था। तो इस चलते वहाँ से वो लोग निकाल करके उन्होंने अच्छे-अच्छे वेपन्स बनाए और मिलिट्री स्ट्रेंथ गेन कर ली और बाकी एक्सपेंशन कर लिया। ठीक। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आयरन से रिलेटेड,
देखो आयरन आर्टिफैक्ट्स हमें बहुत सारे मिले हैं। कुछ एक साइट्स हैं जैसे यूपी में अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, जखेरा करके। फिर कुछ साइट्स सेंट्रल इंडिया डेक्कन में भी हैं जहाँ पे हमें अ, अभी देखो हमने क्या पढ़ा, पहले आता चाल्कोलिथिक एज, फिर कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आपका आयरन एज आया। लेकिन सेंट्रल इंडिया और डेक्कन इंडिया में हमने देखा कि भाई चाल्कोलिथिक एज के बाद डायरेक्टली आयरन एज आ जाती है, वहाँ पे ब्रॉन्ज एज का कुछ था नहीं। ठीक, तो ये एक फीचर हमें देखने को मिलता है सेंट्रल और डेक्कन इंडिया में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आयरन के इमरजेंस का इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे भी था, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे भी था, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे भी था। ठीक, चलो ये क्वेश्चन बहुत वैसा है, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। मैं सोच रहा था कि इसको बताऊं या नहीं बताऊं, बट इसमें दिक्कत पता है क्या है कि आपको देखो छह टाइप के न्याय के, सॉरी, इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स हैं। न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। और इनके बारे में ना डिटेल में पढ़ना है। और ये क्या है, फिलोसफी के है। अगर मैं छोटा छोटा सा बताऊं ना, ये नोट लिखने के लिए आया, छोटा छोटा बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखे क्या ना लिखे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप में हो जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे नॉर्मली आता नहीं है, बट एक बार आ रखा था। अब देखो इसमें आपके क्वेश्चंस में आपके ऑप्शन भी होते हैं आपको छोड़ने की, तो अगर आए तो आप इसको छोड़ सकते हो और दूसरा कर सकते हो। मैं इसको चाहता हूँ कि जब हम चैप्टर्स का समरी करेंगे ना, तो मैं वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में बताऊँ, तो आपको समझ में भी आएगी चीज़ें। वरना यहाँ पे मतलब नहीं बनता यार। ठीक है, नहीं समझ पाओगे, इस चलते मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ। ठीक, चलो, राइट नोट ऑन हाइड्रोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। अब ये जो नोट्स आते हैं ना, ये बड़े छोटे लिखने होते हैं, आपको 200 वर्ड में लिखने होते हैं, ज़्यादा नहीं लिखने होते। तो इस चलते इनमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं लिखने को। हाइड्रोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया मतलब क्या पूछ रहा है? हाइड्रोलॉजी सबसे पहले जानो क्या होता है। स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। ठीक है, कि वाटर को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि आज की डेट में ही हम मैनेज कर रहे हैं। आज की डेट में आप कैसे मैनेज कर रहे हो? डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वहाँ से पानी को स्टोर किया जाता है, बिजली बनाई जाती है, और उसी पानी को फर्दर सिटीज़ में भेजा जाता है। और सिटी में पहुँचने के बाद फिर से क्या करता है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है हर सिटी में, उसको रोकता है, उसको फिर से ट्रीटमेंट करता है कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं आ गए वहाँ से आते आते पीछे से। कोई बैक्टीरिया बिल्कुल आ सकता है, कोई हो सकता है उसमें टॉयलेट कर दे, जानवर टॉयलेट कर दे, है ना, मिट्टी चला जाए, कोई केमिकल डाल दिया हो कहीं से। तो इस चलते जब वो सिटीज़ में पहुँचता है तो उसको रोका जाता है, उसको फिर उसकी सफाई की जाती है दोबारा से, उसके बाद फिर सिस्टम में भेजा जाता है ताकि आपके रूम में, आपके घर तक पहुँच सके। ठीक, तो उस ज़माने में भी इसी तरीके से था, वाटर मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ था। पानी तो सबको ही चाहिए था यार, पानी तो चाहे हम आज के जीवन में हैं, चाहे पुराने जीवन में, तब भी पानी चाहिए होता, है ना? तो और ऊपर से उस ज़माने में तो इकोनॉमी डिपेंडेंट थी फुल्ली एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, तो एग्रीकल्चर को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल बारिश होती है। हमारे इंडिया में तो हम जानते हैं आज भी वेदर वैसे ही था, तब भी वेदर वैसे ही था, सीज़न होते थे। पहले थोड़ा बेटर था, आजकल थोड़ा ख़राब हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन था तो ऐसे ही है ना, कि गर्मियों में बारिश नहीं होती है, और बारिशों में बारिश होती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो तब भी होता था और अब भी होता है। तो इस चलते वाटर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हम जानते हैं कि एंशिएंट इंडियन जो थे ना, उन्होंने बहुत एडवांस नॉलेज डेवलप कर रखी थी वाटर हार्वेस्टिंग की। ठीक है, क्योंकि वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे। कंजर्वेशन टेक्निक्स उन्होंने डेवलप कर ली थी। ठीक, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखो हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी नहीं है, अलग अलग कंडीशंस है ना। जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बारिश जल्दी हो जाती है, लेकिन जो अंदर के एरिया है, डेक्कन के एरिया है, सेंट्रल डेक्कन जो नागपुर वगैरह का एरिया है, आप देख लो विदर्भ का एरिया जिसको बोलते हैं, कितना बुरा हाल है, पानी नहीं होता वहाँ पे, गर्मियों में बिल्कुल सूख जाता है। ऐसे ही आप देख लो राजस्थान वगैरह कितना बुरा हाल है कि नहीं? चलो अब तो नहर के थ्रू पानी जाता है राजस्थान में, पहले सोचो क्या होता होगा। तो एक एक करके देखते हैं। देखो वाटर मैनेजमेंट सबसे पहले हमें सबूत कहाँ मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं, कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरीके से वाटर मैनेज करते थे। आपने देखा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पूरा वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक बाथ थे, वेल था, रिजर्वायर्स थे। ठीक, यहाँ तक कि जो आपकी ड्रेन्स वगैरह थे वो प्रॉपर्ली कवर्ड किए हुए होते थे। फिर वो जा करके एक पिट में गिरते थे, गड्ढे में गिरते थे, ताकि वहाँ पे सोक किया जा सके, है ना? तो वो एक प्रॉपर उनको पता था कि हाँ किस तरीके से वाटर को चैनलाइज करना है खुद के यूज़ के लिए,
और जो डिस्पोज हो रहा है उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है। ठीक। अब देखो मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ था, अब वो रिचुअल के लिए भी यूज होता था, पब्लिक पर्पस के लिए भी यूज होता था। ठीक है, रिचुअल मतलब पूजा पाठ के लिए। ठीक। वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड में आके देखें हम, तो जो रेफरेंसेस हमें मिलते हैं उसमें पता चलता है कि उस जमाने में इरिगेशन के लिए लोग वेल का यूज करते थे, पॉन्ड्स का यूज करते थे, कैनल्स का यूज करते थे। ठीक है। कैनल के भले ही कच्ची होती थी, है ना, नहर कच्ची होती होगी, जैसे आजकल तो पक्की नहर बनाते हैं, लेकिन नहर तो बनती थी ना, पहले भी बना के लाते थे। ठीक है। फिर बाद में गंगाटिक प्लेन में लोगों ने और भी टेक्निक्स डेवलप की, जैसे इम्बार्कमेंट बनाना, चैनल्स को और भी ज़्यादा बेटर कर दिया था उन्होंने। इम्बार्कमेंट मतलब मिट्टी के ऊंचा ऊंचा ढेर होता है ना दोनों तरफ नहर के, ताकि पानी अंदर की तरफ ना ढल सके, और मजबूत इम्बार्कमेंट बनाते थे। ठीक है। रिवर के वाटर को कंट्रोल करके अंदर लाया जाता था, जैसे आज भी किया जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र में बिल्कुल डिटेल में गाइडलाइन दी गई है कि किस तरीके से वाटर को मैनेज करना है, कैनाल का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ठीक है। कौन कौन से ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल थे उस जमाने में, जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था उसको बोलते थे नवाध्यक्ष, बोलते थे सुपरिटेंडेंट ऑफ वाटरवेज। कम्युनिटी और स्टेट इनिशिएटिव, अब ये कोई ना कोई तो चीज़ें, ये जो कैनल बन रही है, चाहे आपका वेल खुदवाए जा रहे हैं, या पॉन्ड खुदवाया जाता था, तो ये सब की कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। तो टैंक, पॉन्ड, स्टेप वेल, अब देखो ये राजस्थान में बहुत सारी बाउली हैं। बाउली क्या होती है? वेल होता है, कुआं होता है। अब आपने कुआं नॉर्मली देखा होगा, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ होता है, और ये वाले जो कुएं होते हैं उसमें बगल में स्टेप्स होती हैं, आप नीचे तक जा सकते हो। ठीक है, आराम से पैदल चल के जा सकते हो। बहुत अच्छा होता है, कभी जाके देखना। दिल्ली में रहते हो तो अगरसेन की बावली है यार, कनॉट प्लेस में ही है, तो वो भी जाके देख सकते हो। फिर आमिर खान देखा था ना आपको उसमें, पीके में, अगरसेन की बावली में रहता है, वो दिल्ली में ही है अगरसेन की बावली, जाके देखना, मैंने तो देखी हुई है। बट वैसे राजस्थान में ज़्यादा बेटर है, बहुत सुंदर सुंदर बावलियाँ हैं। तो राजस्थान में बावलियाँ क्यों हैं? क्योंकि उनको पता था कि पानी जो आ रहा है बारिश का, कभी कभार जो बारिश होती है वो पानी को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है ना। अ, वैसे ही पानी की वहाँ पे बहुत कमी थी, तो इस चलते वहाँ पे बावली बहुत ज़्यादा मिलती है। राजस्थान में तो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बावली मिलेगी, बहुत सारी बावली मिलेंगी, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो ये जो सारी चीज़ें थी, कौन बनाता था? लोकल कम्युनिटीज़ खुद बनाती थी पैसा लगा करके, या किंग बनवाता था, या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे वो बनवाते थे। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का टेम्पल वगैरह बनवाते थे, है ना। ये सिर्फ एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती थी, सोशल फंक्शंस भी होता था। अब देखो, कई बार होता है कि पूजा पाठ जो होती हैं उनमें तालाब वालाब का यूज़ किया जाता है। आप देखो, आप बंगाल जाओ, बिहार जाओ, यूपी जाओ, वहाँ क्या करते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह होती है, उसके बाद फिर इन मूर्तियों को जा करके तालाब में डुबाया जाता है। तो ये इन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता था। सोशल फंक्शन, शादी ब्याह से पहले भी कहीं ना कहीं कुआं पूजा जाता है, आप जानते ही हो, शादी ब्याह से पहले कुआं की पूजा होती है, और तालाब की भी पूजा होती है, जो भी मतलब वाटर बॉडीज आपके घर के आसपास होते थे उसकी पूजा होती थी। उसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि हाँ भाई, जल हमें मिलता है तो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। इस तरीके से उसकी सिग्निफिकेंस थी। ठीक। साउथ इंडिया में आप देख लो, साउथ इंडिया में एक्चुअली क्या है, हमारी नदियाँ नॉर्थ इंडिया में कैसी हैं, रेतीली नदी है ना। तो इन नदियों में क्या होता है कि नॉर्मली पानी थोड़ा बहुत सीप भी करता है, अंदर अंदर भी जाता है ना, जिससे क्या होता है कि आपका वाटर टेबल बढ़ता है पानी का। लेकिन साउथ इंडिया में आप जाकर देखोगे तो वहाँ की नदियों में क्या है कि वॉल्केनो वॉल्केनिक रॉक्स रॉकी सरफेस है उसका। ठीक है, और उस वजह से वहाँ पे रेत आपको नहीं मिलता है, बिल्कुल नदी का जो तल होता है वो चट्टानी होता है। जब वो नदी से उगती है ना, तो आप देखोगे पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर है, कुछ भी आपको वहाँ पे रेत नहीं दिखाई देगी। बहुत कम नदियों में होंगी, लेकिन मैक्सिमम नदियाँ ऐसी ही हैं, पथरीली नदियाँ हैं। ठीक। तो वो उन नदियों में पानी फिर वो सीप करता नहीं है, अंडरग्राउंड जाता नहीं है। अब और पूरा एरिया भी वैसा ही है। ठीक है, आप बारिश होती है तो पानी बहता 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 रहता है, अंडरग्राउंड पानी बहुत कम जा पाता है। ठीक है, और जिस वजह से वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर कम है, तल आपको कुएं वगैरह इसी चलते डिपेंडेंसी कम है इरिगेशन के लिए। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, टैंक सिस्टम बनाया। ठीक है, बड़े बड़े टैंक्स बनाते थे। ठीक। फिर कैनल्स को इंटरकनेक्ट किया, एक कैनल से दूसरे कैनल को कनेक्ट किया। ठीक। ताकि
इरिगेशन का यूज़ किया जा सके प्रॉपरली। और ये सारी चीज़ों में बहुत खर्चा होता होगा, तो इनको बनवाया था किसने? चोल राजाओं ने, पांड्या राजाओं ने अपनी जनता के लिए बनवाया था। क्यों बनवाएंगे भाई राजा? राजा दो कारण से बनवाएंगे, एक तो प्रजा की भलाई के लिए, हाँ, और दूसरा अगर उस जमाने में मेन तो एग्रीकल्चर ही था, उससे वो टैक्स लेते थे, तो एग्रीकल्चर होगा तभी तो टैक्स लेंगे, नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से लेंगे? हम्म? चौथा, लिटरली और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं। अब इनसे रिलेटेड हमें एविडेंसेस भी मिलते हैं हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, कि हाँ भाई हमारे जो पूर्वज थे उनको अच्छे से आता था वाटर मैनेजमेंट का। कहाँ से हमें कौन कौन से टेक्स्ट हैं जहाँ से हमें रिटर्न में मिलता है? अर्थशास्त्र तो आप जानते, अभी पढ़ा था हमने, अर्थशास्त्र में डिटेल दिया हुआ है, कैनल कैसे बनाना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना, मैनेजमेंट कैसे, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑफिशियल कौन होगा जो रिस्पॉन्सिबल है, वो तो लिखा ही हुआ था अर्थशास्त्र में। दूसरा आपका मनुस्मृति, दूसरी स्मृतियाँ जैसे नारद स्मृति वगैरह, फिर एपिक्स लाइक महाभारत, इन सब में वाटर बॉडीज की बहुत इंपॉर्टेंस को मेंशन किया गया है। फिर हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं पूरे इंडिया में, हर जगह, जहाँ पे आप देखते हो कि डैम्स थे। ठीक, डैम कोई आज का ही कंसेप्ट नहीं है भाई, हमारे पूर्वजों ने भी डैम बना रखा था। ठीक है, पहले वो पानी को स्टोर करने के लिए सिर्फ रखते थे, अब थोड़ा उसका और यूज़ करते हैं, हम बिजली बनाते हैं। ठीक, तो डैम्स पहले भी हुआ करते थे, रिजर्वायर्स होते थे बड़े बड़े, एक्वाडक्ट्स होते थे बड़े बड़े। ठीक है, तो इन सब से पता चलता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको अच्छा खासा नॉलेज था हाइड्रोलॉजी की, और वो उसको प्रॉपरली यूज़ भी करते थे एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सोशल के लिए, रिलीजियस के लिए, हर चीज़ के लिए प्रॉपरली उनको यूज़ करते थे। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।